अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बूढ़े कश्मीरी किसान ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कश्मीरी जबान में कहा, दुश्मन को मार दिया है। मैं थोड़ी थोड़ी कश्मीरी बोल लेता था, मगर कश्मीरी जबान समझ पूरी लेता था। नौजवान कश्मीरी ने कहा, ये काम हमारे मुजाहिद कमांडो ने किया है। कश्मीर आज़ाद होगा, भारतीय फौजी यहाँ से भाग जाएंगे। कश्मीरी किसान ने कहा, भागेंगे नहीं तो हमारे मुजाहिद उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। उनकी बातों से ज़ाहिर हो गया था कि वो मुहिब वतन कश्मीरी हैं और उनमें कोई पुलिस या इंडियन फौज का मुखबर नहीं है। मैं उनसे मदद लेकर अपने हाइड आउट की तरफ जाना चाहता था, मगर इसके बावजूद मैं खेत से बाहर निकल कर उनसे हम कलाम होते हुए हिचकिचा रहा था। कमांडो यूं ही किसी के सामने अपना आप जाहिर नहीं किया करते। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरे करीब से एक खरगोश निकल कर भागा। उसके भागने से फसल हिली तो दोनों कश्मीरियों ने खेत की तरफ देखा। वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे। ऊंची फसल ने मुझे छुपा रखा था। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, कौन हो? और वो दोनों आगे बढ़कर जहां मैं छुपा हुआ था वहां आ गया। अब मैं उन्हें साफ नजर आ रहा था। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी फौजी जैकेट और पतलून को वो गौर से देखने लगे। बूढ़े कश्मीरी ने कश्मीरी जबान में मुझसे पूछा, मुजाहिद हो? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हूँ, और मैं खेत में से बाहर निकल आया। नौजवान कश्मीरी बोला, बाबा ये कश्मीरी नहीं है। इसकी वजह यह थी कि मैंने टूटी फूटी कश्मीरी जबान में बात की थी। मैंने जल्दी से कहा, मैं पाकिस्तानी कमांडो हूँ। उस पहाड़ी वाली भारतीय छावनी को हमने ही उड़ाया है। मेरे लिए उन पर अपना आप जाहिर करना जरूरी हो गया था। बूढ़े कश्मीरी ने आगे बढ़कर मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो बार बार मेरा माथा चूम रहा था और कह रहा था, पाकिस्तान अल्लाह अकबर, पाकिस्तान अल्लाह अकबर। नौजवान कश्मीरी लड़के के सुर्खों सफेद चेहरे पर मुसरत खिली हुई थी और वो मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मैं उसका हीरो हूँ। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, मेरे साथ हो बेटा, यहाँ इस वक्त खड़े रहना ठीक नहीं। दरख्तों के नीचे जो लकड़ी का मकान था वो मुझे उसमें ले गया। अंदर गरीबाना माहौल था। लकड़ी के फर्श पर मेला सा नमदा बिछा था। एक तरफ समावार और प्यालियां पड़ी थीं। अंदर आकर उसने नौजवान कश्मीरी से कहा। वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चौकस खड़ा रहा। लड़का बाहर निकल गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बूढ़ा कश्मीरी मुझसे अपने खास लहजे में उर्दू में बातें करने लगा। जब मैंने उसे पूछा कि थोड़ी देर पहले उसके पास जो भारतीय फौजी आए थे वो उससे क्या बातें कर रहे थे, बूढ़े कश्मीरी ने कहा, वो हमारे मुजाहिद कमांडो की तलाश में फिर रहे थे। कह रहे थे कि इधर पाकिस्तानी कमांडो आए हुए हैं। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ मैंने किसी को नहीं देखा। हम गरीब किसान मजबूर और बेकस हैं। जब तक हम गुलामी की जंजीरें तोड़कर भारतीय फौजी भेड़ियों से निजात हासिल नहीं कर लेते हम आज़ादी का सांस नहीं ले सकते। वो जाती दफ़ा कह गए थे कि इस तरफ कोई अजनबी चलता फिरता नजर है तो हमारी पोस्ट पर आकर खबर करना। मैंने कह दिया कि ज़रूर खबर कर दूंगा और फिर वो चले गए। अब उनकी छावनी बर्बाद हो गई है। वो तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की तलाश में इस तरफ ज़रूर आएंगे। मैंने पूछा, बाबा क्या तुम्हें मालूम है कि उन भारतीय फौजियों की पोस्ट यहाँ से किस तरफ है और कितनी दूर है? बूढ़े कश्मीरी ने कहा, उनकी फौजी चौकी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। मुझे खतरा है कि वो इस तरफ ज़रूर आएंगे। मैं खुद भी अभी वहाँ से बाहर निकलने और जंगल में जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इमोनेशन डिपो और फौजी छावनी की तबाह हो जाने के बाद इस इलाके की पूरी फौज अलर्ट हो गई होगी और बकौर कश्मीरी बूढ़े के उनकी एक फौजी चौकी तो करीब ही थी। मैंने बाबा से कहा, मैं अभी यहाँ से निकलकर अपना खुफिया ठिकाने की तरफ नहीं जाना चाहता। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं आज का दिन छुप कर गुजार दूँ? मैं रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाऊँगा। बूढ़ा कश्मीरी कुछ सोच कर बोला, एक जगह है, हम वहाँ पहाड़ी की खो में अनाज और सूखी लकड़ियाँ रखते हैं। मैंने कहा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? वो कहने लगा, दूर नहीं है, मकान के पीछे ही है, मेरे साथ आओ। वो मुझे मकान के पीछे ले आया। यहाँ एक गाय बंधी हुई थी, छोटा सा बड़ा था, जिसमें दो तीन बकरियां भी नजर आईं। बाड़े के करीब से एक रास्ता ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता था। उस तरफ पहाड़ी में एक जगह कुदरती गार सा बना हुआ था। उसके सामने दो चार पायां बिछी थीं। एक हुक्का भी पड़ा था। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, इस गार में छुप जाओ,
मैं तुम्हें यहाँ खाना पानी चाय सब कुछ पहुँचाता रहूँगा। मैं शगाफ में घुस गया, जो गार की तरह थी, मगर 6-7 गज ही लंबी थी। उसमें एक तरफ धान के खुश्क पोले और दूसरी तरफ जलाने वाली लकड़ियों और दरख्तों की सूखी शाखों का ढेर लगा हुआ था। मैं उनके पीछे छुप कर बैठ गया। मुहिब्बुल वतन कश्मीरी बोला, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। जाते हुए वो शगाफ के मुंह के आगे दोनों चरपाइयाँ एक दूसरी के ऊपर खड़ी कर गया। मेरी जैकेट और पतलून इतनी देर में बाहर की हवा और जिस्म की गर्मी के बायस काफ़ी सूख चुकी थी। मैं लकड़ियों के ढेर से टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कमांडो औरंगजेब कमी गाह में ज़रूर जिंदा सलामत पहुंच गया होगा, और पहाड़ी के धमाके और इमोनेशन फटने की मुहिब आवाज़ें उसने और कमांडो शेरवान ने भी सुनी होंगी, और वो अपने मिशन की कामयाबी पर ज़रूर खुश हो रहे होंगे। लेकिन उन्हें मेरी फिक्र होगी, क्योंकि कमांडो औरंगजेब ने मेरी तरफ भारतीय फौजियों को बढ़ते और बुलंद आवाज़ में मुझे हाल्ट कहते ज़रूर सुन लिया होगा। ताहम उन्हें इस बात का भी यकीन होगा कि मैं एक तजर्बाकार तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ, और अगर मुझे आनन फानन शूट न कर दिया गया तो मैं भारतीय फौजियों की कैद से निकल कर उनके पास ज़रूर पहुंच जाऊंगा। इतने में बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया। सब्ज चाय के साथ रोटी और मक्खन था। मैंने शुक्रिया अदा करके नाश्ता किया। उसने बताया कि वो अपने बेटे के साथ इस घर में अकेला रहता है। उसकी बीवी को फौत हुए 6-7 साल बीत गए हैं। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, उस पर गुजर बसर होती है। कहने लगा, मैंने शेर अली को ये देखने के लिए भारतीय फौज की चौकियों की तरफ भेजा है कि वहाँ क्या सूरत हाल है। अभी तक इधर कोई नहीं आया। तुम फिक्र न करो, यहाँ कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। मैं सारा दिन ही घर पर रहूँगा। कुछ देर वो मुझसे बातें करता रहा, फिर ये कहकर चला गया कि वो शेर अली के आने के बाद मुझे सूरत हाल से बाखबर करने के लिए फिर आएगा। शेर अली उसके बेटे का नाम था। मैंने सोचा मौका मिला है तो कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। चुनाचे मैंने कलमा पढ़कर आंखें बंद किया और इसके बाद सो गया। बाहर कुछ शोर हुआ, मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। 2-3 आदमी ऊंची ऊंची आवाज़ों में बातें कर रहे थे। मैं लकड़ियों के ढेर के पीछे से निकलकर शगाफ के मुंह के पास आकर बाहर देखने लगा। यहाँ से बूढ़े कश्मीरी के मकान का आधा सैन जरा नशे में साफ नजर आ रहा था। मैंने 3 हरी वर्दियों वाले भारतीय फौजियों को देखा, जिन्होंने मशीन गन्नें उठाई हुई थी। बूढ़ा कश्मीरी उनके दरमियान जमीन पर बैठा था। बाहर मकान के दरवाजे पर फौजी जीप खड़ी थी। जीप में मशीन गन लगी हुई थी और 2 फौजी बैठे थे। एक फौजी ने बूढ़े कश्मीरी के सर के साथ मशीन गन की नाली लगाकर गुस्से में कहा, तुम झूठ बोलते हो। उसने नाले में छलांग लगाई थी। वो इसी तरफ से गुजरा है। बताओ वो यहाँ से किस तरफ गया है। बूढ़ा कश्मीरी धीमी आवाज में कुछ कहने लगा। जाहिर है वो यही कह रहा होगा कि जिस कमांडो के बारे में आप पूछ रहे हैं वो इधर नहीं आया। खुदा जाने वो कब से उसे जदोकोब कर रहे थे। फौजी ने स्टेन गन ऊपर की और अपने साथियों से बोला, चलो उसे आगे तलाश करते हैं। फिर उस भारतीय फौजी ने बूढ़े कश्मीरी को पांव से पीछे धक्का देते हुए कहा, अगर वो कमांडो इधर आया तो हमें उसी वक्त इतला कर देना, नहीं तो हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शूट कर देंगे। वहाँ बूढ़े का बेटा शेर अली मुझे नजर नहीं आ रहा था। तीनों फौजी सहन से निकलकर जीप में सवार हुए और जीप आगे निकल गया। मुझे सख्त अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से इस नेक दिल मुहिब वतन बूढ़े कश्मीरी को तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा। लेकिन अगर मैं वहाँ न आता तो भारतीय फौजी उससे पूछगछ करना जरूर आते। फौजियों के जाने के बाद बूढ़ा कश्मीरी उठकर मकान के अंदर चला गया। मैंने घड़ी पर वक्त देखा। दिन के 12:15 बज रहे थे। मैं काफ़ी देर सोता रहा था। उन भारतीय फौजियों की मौजूदगी ज़ाहिर कर रही थी कि इस इलाके में फौज ने घेरा डाल रखा है। लेकिन बूढ़े कश्मीरी पर आई हुई बला टल गई थी। उसके लिए मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, वरना दरिंदा सिफत भारतीय फौजी बूढ़े को हलाक भी कर सकते थे। मैं लकड़ियों के ढेर के पास आकर बैठ गया था और सोच रहा था कि रात के अंधेरे में मुझे किस तरफ से होकर वापस अपने हाइड आउट में जाना चाहिए। आधा घंटा गुजरने के बाद बूढ़ा कश्मीरी मेरे पास आया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। कहने लगा, इंडियन मिलिट्री के आदमी आए थे, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो चाहे मुझे शूट कर देते, मगर मैं उन्हें कभी न बताता कि मुजाहिद कमांडो पहाड़ी वाले गार में है। मैंने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बूढ़े कश्मीरी ने अल्लाह अकबर पुकार कर कहा, बेटे तुम मुजाहिदों पर मेरी 1000 बार जान कुर्बान है।
मैंने तो अपने बेटे शेर अली को कश्मीर के जिहाद में शरीक होने की इजाज़त दे दी है। वो कब से मुझसे इजाज़त मांग रहा था। तुम्हें देखकर उसके दिल का जज्बा ज़्यादा हो गया था। अकलौता बेटा है, इस ख्याल से मैंने उसे अपने पास रखा हुआ था। अब मैंने उसे कह दिया है कि जाओ वतन आज़ादी की खातिर दुश्मनों से जिहाद करो। मैंने बूढ़े कश्मीरी को नहीं बताया था कि मैं ये सारा वाक़या यहाँ से देख रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा बेटा शेर अली क्या खबर लाया था, वो कहाँ है? बाबा ने कहा, यही मैं तुम्हें बताने आया था। शेर अली ने बताया है कि आसपास के इलाके में इंडियन मिलिट्री फैली हुई है। कस्बे में घर घर की तलाशी ली जा रही है। फौज 6-7 जवानों को पकड़ कर भी ले गई है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। कश्मीरी मुजाहिद उन्हें शब खून मार कर छुड़ा लाएंगे। ऐसा यहाँ कश्मीर में अक्सर होता रहता है। हमारे कश्मीरी मुजाहिदों ने भारतीय फौजियों को इस कदर खौफजदा कर दिया हुआ है कि वो कभी शहर या गांव में अकेले नहीं निकलते, हमेशा 2 या 3 की टोलियों में निकलते हैं। इसके बावजूद हमारे मुजाहिद घात लगाकर उन्हें भून डालते हैं। मैं बूढ़े कश्मीरी को अपने हाइड आउट का महल्ले को किसी हालत में भी नहीं बता सकता था। मुझे इतना याद था कि जहाँ से हम एक पहाड़ी नाले के छोटे से लकड़ी के पुल की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ एक तरफ खुबानियों का बहुत बड़ा बाग है। मैंने बाबा को उस बाग के बारे में बताते हुए कहा, अगर मैं उस बाग तक पहुंच जाऊं तो मैं अपने साथी मुजाहिदों से जाकर मिल सकता हूं, क्योंकि वहां करीब ही एक छोटा सा गांव है। मेरा कोई न कोई कमांडो साथी है, उस गांव में मेरा ज़रूर इंतज़ार कर रहा होगा। बूढ़ा कश्मीरी कहने लगा, मैं खुबानियों के बाग से वाकिफ़ हूँ। मैं शेर अली को तुम्हारे साथ कर दूंगा, वो तुम्हें बड़े खुफिया रास्ते से वहां तक रात को ले जाएगा। इसके बाद बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए कुछ खाने को लेने के लिए चला गया। खाना लेकर शेर अली उसका बेटा आया। कहने लगा, बाबा गाँव एक काम से गए हैं। एक लम्हे के लिए मुझे शक सा पड़ गया। शक पड़ना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन बूढ़े कश्मीरी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने अपने दिल से शक निकाल कर बाहर फेंक दिया। हमें किसी न किसी पर एतबार भी ज़रूर करना पड़ता है। शेर अली मेरे सामने बैठा रहा। मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया और उससे पूछा, क्या तुम्हारे बाबा ने तुमसे खुबानियों के बाग का जिक्र किया था? वो बोला, हाँ। बाबा ने कहा था कि तुम बाग की दूसरी तरफ पहाड़ी टीले के पास जो गाँव है, वहाँ जाना चाहते हो। मैं तुम्हें उस गाँव में ले जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे बस खुबानियों के बाग में पहुंचा देना, इसके बाद मैं खुद ही गाँव पहुंच जाऊंगा। मैंने उससे भारतीय फौजी की चौकियों के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, फौज की यहाँ सिर्फ 2 चौकियाँ हैं, एक यहाँ से नीचे खरास के पास है और दूसरी ऊपर बाएं जाने पहाड़ी टीले पर है। मैं सारा इलाका फिर कर आया हूँ। इंडियन फौजी मैंने दरख्तों और टीलों के दरमियान कई जगह गश्त लगाते देखे हैं। मैंने उसे पूछा, शेर अली, रात को तुम मुझे किस खुफिया रास्ते से यहाँ से निकालोगे? क्या उस तरफ फौजी गश्त पर नहीं होंगे? वो कहने लगा, ज़रूर होंगे, मगर मुझे उनकी फिक्र नहीं। कश्मीर की पहाड़ियों में ऐसे ऐसे खुफिया रास्ते हैं कि भारतीय फौज की पूरी पलटन भी आ जाए तो वहाँ नहीं पहुँच सकती हैं। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें रात को किस वक्त यहाँ से निकलना चाहिए? शेर अली ने कुछ तवक्कुफ किया, फिर बोला, ईशा की नमाज के बाद निकल चलेंगे। वो बर्तन लेकर जाने लगा तो मैंने कहा, बाबा किस वक्त तक आ जाएंगे? वो बोला, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम्हारे लिए कश्मीरी चाय लाऊं? मैंने कहा, नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है। वो चला गया। मैं रात को वहाँ से निकलने के प्लान के बारे में सोचने लगा। मुझे मालूम था कि शेर अली मुझे किसी महफूज रास्ते से यहाँ से बाहर निकालेगा। वो ठीक कहता है, कश्मीरी देहाती पहाड़ियों के तमाम रास्तों से वाकिफ होते हैं। शाम हो गई तो बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए कुछ खाने को और सब्ज चाय ले आया। कहने लगा, शेर अली को मैंने समझा दिया है, वो ईशा की नमाज के बाद तुम्हें लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, बेटा, हम गरीब लोग हैं, तुम्हारी अच्छी तरह से खातिर तवज्जो नहीं कर सके। मैंने कहा, बाबा, मुझे शर्मिंदा न करें, आपने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकूंगा। ईशा की नमाज के बाद शेर अली और बूढ़ा कश्मीरी दोनों मेरे पास पहाड़ी के गार में आ गया। मैं पहले से तैयार बैठा था। हम गार में से निकलकर मकान के हक़ में तो बूढ़े कश्मीरी ने मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूमा और कहा, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। मैंने बूढ़े कश्मीरी से गर्मजोशी से मुसाफा किया और शेर अली के पीछे पीछे मकान के अकबी शहन के नशे में उतर गया। यहाँ से एक गहरी खई शुरू हो जाती थी। हम खई में उतर गया। शेर अली आगे आगे चल रहा था। घाटी में अंधेरा था।
मगर उस अंधेरे में हमें झाड़ियाँ और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। हम घाटी के अंदर झाड़ियों और पत्थरों के दरमियान रास्ता बना थे। अंधेरे में गौर से देखते चलते गए। हम काफी दूर तक निकल गए थे। एक जगह खई बहुत ज्यादा नशे में उतर गई थी। शेर अली यहाँ रुक गया। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया और वो एक जगह से ऊपर चढ़ने लगा। मैं उसके पीछे था। हम सरकंडों और झाड़ियों को पकड़कर ऊपर चढ़ रहे थे। आखिर हम खई से बाहर आ गए। सामने दो पहाड़ी टीलों के दरमियान एक रास्ता नजर आ रहा था। शेर अली उस रास्ते पर चलने लगा। टीलों की दूसरी तरफ दरख्तों के काफी झुंड थे। शेर अली ने कहा, यहाँ से बाएं तरफ भारतीय फौज की एक चौकी है। हम अब कोई बात नहीं करेंगे। हो सकता है कोई गश्ती पार्टी फिर रही हो। हम दरख्तों के पीछे से होकर गुजरने लगे। हम बड़ी एहतियात से चारों तरफ अंधेरे में गौर से देखते हुए गुजर रहे थे। दरख्तों के झुंड खत्म हुए तो हमें एक पहाड़ी नाले में से गुजरना पड़ा। यहाँ नाले का पानी हमारे टखनों से भी नीचा था। नाले में से गुजरने के बाद मैंने कुछ फासले पर ऊंची पहाड़ी को देखा। शेर अली अपना मुंह मेरे कान के करीब लाकर बोला, इस पहाड़ी के पास खुबानी वाला बाग है, जहाँ आपको जाना है। हम खुदरू झाड़ियों, छोटे बड़े दरख्तों और ऊंची नीची पगड़ डंडियों पर चलते गया। रास्ता थोड़ी दूर चलने के बाद कभी दाएं और कभी बाएं मुड़ जाता था। हम एक छोटी सी वादी में दाखिल हो गया। अंधेरे में नीचे कुछ खेत और दरख्त नजर आ रहे थे। पगडंडी एक टीले का मोड़ काट कर दूसरी जानब दरख्तों के हमवार कते में निकले। रात गहरी होती जा रही थी। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। ये अंधेरा ऐसा नहीं था जैसा कमरे में भी होता है। ये पहाड़ी इलाके की रात का अंधेरा था, जिसमें हर शय का सलेटी रंग का हैवला जरूर नजर आ जाता था। आसमान कभी नजर आता और कभी ऊपर फैली हुई दरख्तों की शाखों की ओट में हो जाता। अचानक हमें ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो। शेर अली ने इशारा किया और हम दोनों चलते चलते वहीं बैठ गए। आवाज थोड़े फासले से आ रही थी। फिर किसी औरत के रोने की आवाज आई। औरत ने कश्मीरी जबान में रोते हुए कहा, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है। शेर अली ने अंधेरे में मेरी तरफ और मैंने शेर अली की तरफ देखा। एक सेकंड में हम मामले की नोयत को समझ गए थे। इतने में किसी ने औरत को गाली देकर डोगरा लहजे में कहा, पहले हम दोनों तुमसे शादी करेंगे। ये आवाजें हमसे चंद कदमों के फासले से आगे निकल गई थीं। औरत आहुजारी और मेहनत से मदद कर रही थी। शेर अली ने मेरे कान के करीब होकर कहा, ये डोगरा सिपाही हैं, किसी कश्मीरी औरत को पकड़कर ले जा रहे हैं। मैं झाड़ियों में उठ खड़ा हुआ। मैंने आगे दरख्तों की तरफ देखा। इधर से औरत के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे अंधेरे में दो फौजी हेट वाले आदमी नजर आए, जो एक औरत को खींचते हुए ले जा रहे थे। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने शेर अली के कान में कहा, तुम यहीं ठहरो। इसके साथ ही मैं उस चालाक चीते की मानस जिसने अपने शिकार को देख लिया हो, जोस्त लगाकर झाड़ियों की दूसरी जानब निकल गया। मैं डोगरा फौजियों से पहलू बचाता हुआ ऊपर के दरख्तों में से तेज तेज मगर झुक कर चलता उनसे कोई 50 गज आगे निकल गया। मैंने झाड़ियों में से सर उठाकर देखा। दूर से दोनों डोगरा फौजी औरत को खींचते हुए चले आ रहे थे। उन्हें झाड़ियों के दरमियान उस पगडंडी पर से गुजरना था जहां मैं छुपा हुआ था। मैं बिल्कुल निहत्था था, मगर मेरे अंदर एक आतिश विशां पहाड़ की तरह खोलता उबलता हुआ जोश और जज्बा भी था। काफिर डोगरा फौजी एक मासूम मुसलमान औरत को अगवा करके ले जा रहे थे। ये कैसे मुमकिन था कि मेरी मौजूदगी में वो जिंदा बच कर निकल जाए।